प्रश्न बहुत पूछता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो हम लोग चलते हैं सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, आर्थिक अध्ययन अध्याय 8। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। ठीक है, इसमें हम लोग आगे चल रहे हैं। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन या निम्न उत्पादकता के कारण। बहुत बार पूछता है कि भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के क्या कारण हैं। ठीक है, या फिर प्रश्न पूछता है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन होने के क्या कारण हैं। ठीक, तो इसमें हम आते हैं, पहला हेडिंग है किसानों की निर्धनता तथा ऋणग्रस्तता। हम देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में बहुत से किसान बहुत गरीब हैं और वह क्या करते हैं, हमेशा बैंक से या किसी न किसी से वह लोन लेते रहते हैं, यानी ऋण लेते रहते हैं, कर्ज लेते रहते हैं, जिससे कि वह पर्याप्त एकदम ऋणग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण वह खेती भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो फसल उपजती है वह केवल उनका ऋण चुकाने में ही चला जाता है। तो इससे क्या होती है, यानी किसानों की निर्धनता तथा ऋणग्रस्तता के कारण ये हमारा जो भारतीय कृषि है वह पिछड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरा क्या है, उत्पादन की पुरानी तकनीकी। हमारे यहाँ जो किसान हैं गरीब तो है ही और पढ़े लिखे भी कम हैं, जिसके कारण से उनको नई तकनीकी का ज्ञान नहीं है और वह पुराने तकनीकी का ही प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, और इस पुरानी तकनीकी के माध्यम से जो उपज है वह कम होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तीसरा, अपर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं। हमारे यहाँ जो दूर दूर दराज तक जिनकी खेतें वगैरह हैं उन खेतों तक क्या होते हैं, जल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिससे वो लोग सिंचाई नहीं कर पाते। इस सिंचाई न कर पाने के कारण उनके यहाँ जो ये, क्योंकि पर्याप्त है ही नहीं सिंचाई की सुविधाएं, क्योंकि आप लोग देखते हो कि गांव-गांव में दूर दूर तक नहर के माध्यम से या कुओं के माध्यम से या नलकूपों के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से सिंचाई की सुविधा होती है। लेकिन आज भी भारत में बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि सिंचाई की सुविधा बहुत ही कठिन है, जो कि लोग मानसून पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसलिए अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा भी एक ऐसा कारण है जिसके कारण हमारा भारतीय कृषि आज भी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं चौथा, उन्नतशील बीजों तथा कीटनाशकों तथा रासायनिक खादों का कम प्रयोग। देखिए आजकल भी हमारे यहाँ भारतीय समाज में जो किसान है, ठीक है, सभी किसान क्या है, कम से कम खाद वगैरह का प्रयोग करते हैं, कम से कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो कीटनाशक दवाएं वगैरह हैं उनका भी बहुत कम मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिसके कारण यह भारतीय कृषि पिछड़ापन है। अब जैसे फसलों को जल्द से जल्द तैयार करना है तो कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा आप पूरा आवाज़ धीमी जाएगी, अपने मोबाइल का वैल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, क्योंकि मोबाइल में जितनी दूर तक आवाज़ खींच पाएगा वही है, तो इसलिए आवाज़ धीमी जाएगी, आप अपनी आवाज़ को बढ़ा लीजिए मोबाइल से ही, या फिर ईयरफोन प्रयोग करिए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक, यानी उन्नतशील बीज, कीटनाशकों तथा रासायनिक खादों का कम प्रयोग, क्योंकि जो लोग हैं वो कम प्रयोग करते हैं और कम प्रयोग करने के कारण भी हमारा भारतीय कृषि क्या है, पिछड़ापन है। करने का ये कारण है कि जो छोटे छोटे किसान हैं ये उन्नतशील बीज महंगे आते हैं, कीटनाशक दवाएं महंगी आती हैं। ठीक है, और रासायनिक खाद जो यूरिया डाई वगैरह है ये सब भी क्या होते हैं, महंगे होते हैं, तो वह क्या करते हैं, थोड़ी कम मात्रा में उस खाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और थोड़ी कम मात्रा में प्रयोग करते हैं और उसी हिसाब से वो अपने खेतों में छिड़काव करते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह जो उन्नतशील बीज है, कीटनाशक दवाएं हैं और रासायनिक खाद है, इन सब का वह कम से कम मात्रा में प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम आते हैं भारतीय कृषि में हरित क्रांति। ठीक है, भारतीय कृषि जो है, भारतीय कृषि में हरित क्रांति आने से पहले हम एक प्रश्न इस पे करेंगे कि विश्व में, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, यह आप लोग जवाब देंगे। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ये भी। ठीक है, 2 मिनट में के अंदर आप लोग जवाब तुरंत करिए। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जवाब विश्व में किसे माना जाता है? जवाब नहीं पता, लग रहा है ढूंढ रहे हो ऑनलाइन। चलिए, नहीं पता है, बता दे रहे हैं। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन, ठीक है, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, यानी जो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और ये जो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे, ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। हाँ, आराधना भारती, बहुत सही। सुनीता यादव, आपका भी सही जवाब है। आराधना भारती ये तो भारत के हैं, विश्व का आपने नहीं बताया। चलिए, कोई बात नहीं। सुनीता यादव, ठीक है आपका जवाब, यानी प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये जो थे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, ये नोबेल पुरस्कार से विजेता थे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे। इनको कृषि के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये 1 नंबर वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीटीसी में भी और आपके टेट में भी, क्योंकि पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, हाँ, रिया त्रिपाठी। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? ठीक है, ठीक है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो कि भारत के, ठीक है, यानी भारत में हरित क्रांति का जनक हैं डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने ही, ठीक है, भारत में हरित क्रांति को लाए। ठीक है, इन्हीं के द्वारा भारत में हरित क्रांति आई। ठीक है, हाँ, सुनीता यादव, ठीक है, आप 1960 में। ठीक है, यानी ये जो विश्व वाला है, ये 1960 में जो भारत के थे, यह आया था आपका 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 2006 और ये था आपका 1960। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? वह है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो कि 25 जनवरी 2006 को भारत में इसकी शुरुआत हुई थी और विश्व में 1960 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको प्रश्न के रूप में बनाया और आपसे इसको पहले मैंने पूछा। ठीक है, हाँ, सुनीता यादव एकदम सही। बस ऐसे ही तैयारी रखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी भी है। ठीक है, हाँ, सुषमा यादव एकदम ठीक है आपका भी। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। ठीक है, हरित क्रांति के प्रभाव।
ठीक है, ये जो हमारे यहाँ भारत में हरित क्रांति आई या विश्व में हरित क्रांति आई, तो क्रांति के प्रभाव, तो हरित क्रांति से क्या क्या प्रभाव हुआ। पहला प्रभाव हुआ कि उत्पादन में वृद्धि। जो हमारे यहाँ धान गेहूँ वगैरह होने लगी, तो हरित क्रांति ऐसा प्रभाव लाया कि उत्पादन में वृद्धि होने लगी, यानी उत्पादन दर हमारे यहाँ बढ़ गया। ठीक है, उत्पादन दर बढ़ गया। इसके बाद दूसरा था कि उत्पादकता में सुधार। ठीक है, जो उत्पादकता यानी जो उत्पादकता थे, ठीक है, उसमें भी सुधार होने लगा, उसमें भी बड़ी मात्रा में लोगों उपज को पैदा करने लगे। ठीक है, यानी हरित क्रांति का प्रभाव था कि उत्पादन में भी वृद्धि हो गई, उत्पादकता में भी सुधार हो गया, जितनी आवश्यकता होने लगी आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगा। ठीक है, और रोजगार में भी वृद्धि होगी। जब उत्पादकता ज़्यादा यानी उत्पादन ज़्यादा होगा तो रोजगार तो मिलेगा ही, वह किसी न किसी माध्यम से ढुलाई से लेकर के, यानी एक सामान को बोना, गिराना, गुड़ाना, तो इसमें क्या होगा, रोजगार की में वृद्धि भी हो गई। यानी फसल जब तैयार होगा तो उसे ले जाकर बेचना, एक से रोजगार भी प्राप्त होगा, तो इसके कारण रोजगार में भी वृद्धि हो गई। उसके बाद खाद्यान्न की कीमतों में स्थिरता, यानी कहने का मतलब जब हमारे यहाँ अन्न कम होगा तो उसका दाम बढ़ेगा, और जब अन्न बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो उसका दाम कम हो जाएगा, है ना। तो जब अन्न हमारे यहाँ ज़्यादा उत्पन्न होने लगा तो उसके दाम भी कम हो गए। ठीक है, यानी खाद्यान्न की कीमतों में स्थिरता, जो खाद्यान्न जो बढ़ रहे थे उसकी भी मात्रा क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगी। हाँ रत्नावर्ती, ठीक है, बहुत लेट जवाब आया आपका। ठीक, यानी हरित क्रांति के प्रभाव क्या हुए, तो उत्पादन में वृद्धि होने लगी, इसके कारण उत्पादकता में सुधार होने लगा, रोजगार में भी वृद्धि होने लगी, उसके बाद खाद्यान्न की कीमतों में स्थिरता भी आने लगी। ठीक है, अब हरित क्रांति के दोष, तो हरित क्रांति के क्या क्या दोष हैं। पहला दोष है कि यह जो हरित क्रांति है कुछ फसलों तक ही सीमित है। कुछ फसल यानी जैसे आप लोग किसानों को देखते हैं नकदी फसल उगाते हैं, जो जैसे गाजर, मूली, हरी हरी सब्जियां, तो क्या करते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में यूरिया, डाई, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और जल्दी जल्दी फसलों को उगा लेते हैं। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, तो कुछ फसलों तक ही यह सीमित है, और ठीक है, कुछ फसलों तक ही सीमित है। दूसरा, कुछ राज्यों तक ही सीमित है। जो राज्य, ठीक है, जो राज्य आज भी जो शासित है, जहाँ पर जागरूक लोग हो गए हैं, यह जो हरित क्रांति है यह उसी राज्यों तक ही सीमित है। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरा, बड़े कृषकों को लाभ। इसमें जो बड़े बड़े किसान हैं उन बड़े बड़े किसानों को ही लाभ प्राप्त होता है, छोटे किसानों में ये लाभ पर्याप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं चौथा, पर्यावरण पर दुष्प्रभाव। कहेंगे इसका पर्यावरण पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण यानी जो मृदा प्रदूषण है, इसके मात्रा मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। क्यों, क्योंकि हम जब अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो उससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वह उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण मृदा प्रदूषण होता है, और मृदा प्रदूषण के कारण जो उपजाऊ उपजाऊ न होकर के ऊसर धीरे धीरे होने लगती है, इसमें जो उपज है वह कम हो जाता है। ठीक है, और वायु प्रदूषण कैसे होता है, जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं खासकर खेतों वगैरह में, और अधिकांशतः जो पहाड़ी क्षेत्रों पर हवाई जहाज के माध्यम से कीटनाशकों का दवाओं का प्रयोग किया जाता है, उससे वायु प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है, यह दोष में है। ठीक है, अब इसके बाद आपका यहाँ पर ये अध्याय 8 खत्म। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं आपका अध्याय 9। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग अध्याय 9। ठीक है, अध्याय 9 क्या है, भारतीय वित्त व्यवस्था। भारतीय वित्त व्यवस्था एवं औद्योगिकरण। भारतीय वित्त व्यवस्था एवं औद्योगिकरण, ये आपके अध्याय 9 का है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं मुद्रा। ठीक है, इसके बाद मुद्रा। अरे यहाँ पे आके मत बोला,
ठीक है, अच्छा क्लियर, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अंकुश, हाँ अध्याय का नाम ये है भारतीय वित्त व्यवस्था एवं औद्योगिकरण, ये आपका अध्याय 9 और सबसे अंतिम अध्याय है। कोशिश ये कर रहे हैं कि आज ही खत्म करें, कल से संस्कृत आपको शुरू करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं मुद्रा, ठीक है। मुद्रा क्या है? मुद्रा को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, मुद्रा को अंग्रेजी में कहते हैं करेंसी, ठीक है। अब ये करेंसी में आपका सिक्का भी आएगा और नोट भी आएगा, दोनों प्रकार के आते हैं, ठीक है। यानी वही करेंसी, करेंसी को मुद्रा, हाँ ठीक है, सुनता था करेंसी, ठीक है, करेंसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। अब मुद्रा है क्या चीज, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मुद्रा की परिभाषा लिखते हैं, क्या है, तो मुद्रा वह वस्तु है, ठीक है, मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्यों पर, जो मूल्यों का मापन, जो मूल्यों का मापन, विनिमय का माध्यम एवं विनिमय का माध्यम एवं मूल्यों का संचय, का संचय एवं उसके साधन के रूप में, एवं उसके साधन के रूप में स्वीकार की जाती है। यानी मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्यों का मापन, विनिमय का माध्यम एवं मूल्यों का संचय एवं उसके साधन के रूप में स्वीकार की जाती है। कौन, अच्छा सरिता, हाँ ठीक है, थोड़ा स्पीड नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि अभी संस्कृत में थोड़ा अनुवाद बहुत बच्चे कह रहे हैं। सुनीता यादव, नोट्स कैसे कंप्लीट होगा सर? कुछ करना थोड़ी है, आपको किताब तो मिले ही है ना, बाकी हम जो पढ़ा रहे हैं उससे और कुछ किताब से देखिएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं सारा यहाँ बताते चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट को नहीं बता सकते हैं, ठीक है, इसलिए, और उसको लिखवाने का भी काम नहीं है, जो बहुत चीज़ है बस मुद्रा में ये पूछता, मुद्रा क्या चीज़ है, तो मुद्रा वह वस्तु जो मूल्यों का मापन, विनिमय का माध्यम एवं मूल्यों का संचय उसके साधन के रूप में स्वीकार की जाती है, मुद्रा वही है, ठीक है। इसके बाद एक और बहुत छोटी सी परिभाषा है वाकर के अनुसार, ठीक है। वाकर क्या कहते हैं, मुद्रा, इनकी बहुत अच्छी परिभाषा है, मुद्रा वह है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ठीक है, वह वाकर के अनुसार, ठीक है। ये कहते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। मुद्रा के प्रकार में आते, मुद्रा कितने प्रकार के, ठीक है, मुद्रा के प्रकार, तो जो मुद्रा है वह दो प्रकार की है, ठीक है, दो प्रकार है, कौन कौन सा, तो पहला हमारा होता है, ठीक है, दो आधारों बांटा गया, पहला है प्रकृति की आधार पर, और जो दूसरा है, ठीक है, पहला प्रकृति के आधार पे है और जो दूसरा है वैधानिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर, ठीक है। यानी मुद्रा दो प्रकार की है, सर पेपर दोनों साथ होगा, हाँ बिल्कुल, पेपर पहला जो सेमेस्टर का होगा उसके ठीक 15 से 1 महीने के बीच, 1 महीने मान के चलो, 1 महीने के अंदर ही दोनों पेपर करा लेगा, आपको 20 से 25 दिन का समय वो देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेपर आपका सेकंड सेमेस्टर का भी करा लेगा, ठीक है। तो आप लोग इसीलिए थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मुद्रा दो प्रकार की है, पहला प्रकृति के आधार पे है और दूसरा वैधानिकता के आधार पे है, ठीक है। तो जो प्रकृति के आधार पे होती है, ये प्रकृति के आधार पे मुद्रा दो प्रकार की है, ठीक है। पहला है वास्तविक मुद्रा, पहला वास्तविक मुद्रा,
दूसरा है, ठीक है, पहला वास्तविक मुद्रा है और दूसरा क्या है, हिसाब की मुद्रा, ठीक है, हिसाब की मुद्रा। यानी प्रकृति के आधार पे दो प्रकार के हैं, एक वास्तविक मुद्रा है और दूसरा है हिसाब की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा क्या है, क्या करें सारिका, उसका बताएं, क्या बताएं सारिका? हाँ सर, एग्जाम के बारे में कुछ बताएं। तो मैंने बताया तो ठीक है, जो एग्जाम है वह पहला जब भी होगा उसके ठीक 1 महीने बाद दूसरे सेमेस्टर का भी हो जाएगा। हाँ सुषमा, ठीक है, पहला प्रकृति के आधार पे है और दूसरा वैधानिकता के आधार पे बांटा गया मुद्रा को, ठीक है। हाँ कब होगा, जब कोरोना कम होगा तब होगा, ठीक है। ठीक है सुषमा यादव, आगे चलते हैं। अच्छा सारिका गुप्ता, कितना बर्डन। हाँ ये बात सही है कि काफ़ी लंबा तो जा ही रहा है आप लोगों का, ठीक है, और साथ साथ दोनों हो जाएगा और जल्दी खाली हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आते हैं, प्रकृति के आधार पे दो प्रकार की मुद्रा है, वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। अब आप कहेंगे वास्तविक मुद्रा क्या चीज़ है, तो वह मुद्रा है, वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा है जो किसी देश या उस देश की सरकार के द्वारा, या कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक मुद्रा वह है जो किसी देश के द्वारा चलाई जाती है। यानी कहने का मतलब वास्तविक मुद्रा, ठीक है, वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा है जो किसी देश की सरकार द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, और इसमें सिक्के और नोट्स दोनों आते हैं, सिक्के एवं नोट दोनों होते हैं, ठीक है ना। यानी जो वास्तविक मुद्रा है वह मुद्रा है जो किसी देश की सरकार द्वारा चलाया है, इसमें सिक्के और नोट दोनों ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है ना। तो यह रुपया क्या है, यह वास्तविक मुद्रा है क्योंकि ये हमारे देश की सरकार चलाती है, इसको मान्यता प्रदान किया कि इस साल कोरोना नहीं खत्म होगा, लग रहा है कि अंत तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे क्या एग्जाम भी नहीं, उसी समय होना होता तो हो गया होता, दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है। चलिए वास्तविक मुद्रा में आते हैं, कोरोना के विषय में खत्म होने के बाद हम बात करते हैं, क्योंकि आज इसको भी सोचे थोड़ा सा इसको खत्म करें, ठीक। वास्तविक मुद्रा यानी वह मुद्रा है जो किसी देश की सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जैसे इसमें सिक्के और नोट्स दोनों आते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं हर एक देश की अलग अलग सरकार है और अलग अलग अपनी मुद्राएं या करेंसियां चलाती हैं, ठीक है। लग रहा है चारों सेमेस्टर जा, हाँ ये भी सही करें, चारों सेमेस्टर जा ही खत्म होगा, ठीक है। चलिए आते हैं हिसाब की मुद्रा। हिसाब की मुद्रा क्या है, ठीक है, तो यह वह मुद्रा है जिसमें, ठीक है, यानी वह मुद्रा है जिसमें सभी हिसाब किताब, ठीक है, जिसमें सभी हिसाब किताब रखे जाते हैं, इसमें सभी हिसाब किताब रखे जाते हैं, ठीक है। यानी हिसाब की मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें सभी हिसाब किताब रखे जाते हैं, उसे कहते हैं हिसाब की मुद्रा, ठीक है। इस मुद्रा में जैसे हम लोग क्या करते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं, ठीक है। हाँ सुषमा यादव, ठीक है, भारत का मुद्रा रुपया है। अब हम लोग जैसे देखते हैं इस टाइम में, तो बहुत से किसान क्या करते हैं, जाते हैं बैंक से कर्ज लेते हैं, तो कर्ज लेते हैं तो उसका हिसाब रखा जाता है ना कि आपने इतना कर्ज लिया है, आपको इतना लोन भरना है ना, उसका ऋण का जो भी ब्याज होगा, कर्ज का जो भी ब्याज होगा वह आपको भरना ही होगा, तो वह क्या है, वह हिसाब की मुद्रा है, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ बेचता है, उस बेचने के बाद कोई पैसा आपका क्या किया, उधार कर दिया, वो उधार को क्या करेंगे आप हिसाब में लिख लेंगे, तो वह क्या होगा आपका हिसाब की मुद्रा, ठीक है। यानी समझ गए, वास्तविक मुद्रा और हिसाब, प्रकृति के आधार पर दो हो गए, वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। तो वास्तविक मुद्रा क्या, वह मुद्रा जो किसी देश की सरकार द्वारा चलाया जाता है, इसमें सिक्के एवं नोट दोनों होते हैं। और हिसाब की मुद्रा क्या है, वह मुद्रा
कर्ज लेना, है ना, कोई भी सामान बेच देना, क्रय करना, और क्रय के बदले हो सकता है उसका एक पैसा लिखना पड़ जाए, तो वह क्या कहलाएगा, हिसाब की मुद्रा कहलाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वैधानिकता के आधार पे। ठीक, अब वैधानिकता के आधार पे जो मुद्रा है, ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैधानिकता के आधार पे भी दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, अब आते हैं वैधानिकता के वैधानिकता के आधार पे। ठीक है, वैधानिकता के आधार पे, यानी ये जो आधार है, इस आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला क्या है इसका, विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा। ठीक है, और जो दूसरा है वह दूसरा क्या है, साख मुद्रा। साख का मतलब वही क्रेडिट होता है। ठीक है ना, साख का मतलब क्रेडिट होता है, क्रेडिट करेंसी। ठीक है, विधिग्राह्य मुद्रा, विधिग्राह्य। ठीक है, यानी कहने का मतलब वैधानिकता के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। पहला है विधिग्राह्य मुद्रा और दूसरा है साख मुद्रा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग साख मुद्रा। तो पहले आते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा क्या चीज है, तो विधिग्राह्य मुद्रा भुगतान के साधन के रूप में जनता द्वारा स्वीकार की जाती है। इस मुद्रा में कोई व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि विधिग्राह्य मुद्रा वह है जो विधि पूर्वक दी जाती है। जैसे 10 रुपया आप कोई सामान खरीदे 10 रुपये का, आप 10 रुपये का नोट दीजिए, ये क्या होगा, आपका विधिग्राह्य मुद्रा हुआ। ठीक है, इसमें लिख देते हैं क्या है विधिग्राह्य मुद्रा, तो विधिग्राह्य मुद्रा, ठीक है, भुगतान के साधन के रूप में, भुगतान के साधन के रूप में जनता द्वारा स्वीकार की जाती है। जनता द्वारा स्वीकार की जाती है। ठीक है, इस मुद्रा को कोई भी व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, इनकार नहीं कर सकता। यानी विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा है, ठीक है, जिसका भुगतान के साधन के रूप में जनता द्वारा स्वीकार की जाती है और इस मुद्रा को कोई भी व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता, उसको कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। ठीक है, यानी वैधानिकता के आधार पर दो प्रकार, विधिग्राह्य, साख। अब विधिग्राह्य क्या है, विधिग्राह्य मुद्रा भुगतान के साधन के रूप में जनता द्वारा स्वीकार की जाती है और इस मुद्रा को कोई भी व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता, वह विधिग्राह्य मुद्रा कहलाती है। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति लेने से इनकार करता है तो उसको कानून दंड देती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी नोट वगैरह बदला था तो बदल गया सिस्टम, तो जो नई आई नई प्रचलित हो गई, पुरानी वाली जो बंद हो गई, बंद लेने पर दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो सबका अलग अलग सिस्टम है, यानी कहने मतलब कानून के द्वारा जो भी मुद्राएं चलती है उसी को हम लोग विधिग्राह्य मुद्रा कह सकते हैं। अब आते हैं साख मुद्रा। तो साख का मतलब क्रेडिट कार्ड से है, क्रेडिट से है। ठीक है, तो क्रेडिट यानी साख मुद्रा क्या है, साख मुद्रा निगम व्यापारिक बैंकों द्वारा या व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यानी जो साख मुद्रा है, ठीक है, ये साख मुद्रा यानी जो साख का मुद्रा है, तो कहते हैं साख मुद्रा का विनिमय, साख मुद्रा का विनिमय। ठीक है, विनिमय का मतलब लेना और देना। ठीक है, व्यापारिक बैंकों अथवा व्यक्तियों द्वारा
साख मुद्रा जो है, तो साख मुद्रा का विनिमय मतलब लेन देन, आदान प्रदान, ठीक है, व्यापारिक बैंकों अथवा व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ये जो बैंक है या कोई व्यक्ति है इस मुद्रा को लेता है, ये 5 प्रकार के होते हैं। यानी ये जो साख मुद्रा है ये 5 प्रकार के हैं। ठीक है, 5 प्रकार की ये कौन कौन से हैं, तो हम लोग आते हैं इसमें। ठीक है, एक मिनट, साख मुद्रा ये 5 प्रकार है। 5वां कौन कौन सा, तो पहला चेक है। ठीक है, चेक आप लोग जानते हैं। दूसरा आपका क्या है, बैंक ड्राफ्ट है। और फिर तीसरा आपका क्या है, प्रतिज्ञा पत्र है। और चौथा आपका जो है वह है हुंडी है, हुंडी। और 5वां जो है विनिमय पत्र है, विनिमय पत्र। ठीक है, पहला चेक है। ये जो साख मुद्रा है, साख मुद्रा 5 प्रकार के हैं। ठीक है, क्या हाँ सुषमा, ठीक है, साख मुद्रा 5 प्रकार की होती हैं। पहला चेक, दूसरा बैंक ड्राफ्ट, तीसरा प्रतिज्ञा पत्र, चौथा हुंडी और 5वां विनिमय पत्र। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले चेक में। चेक क्या होता है, ठीक है, चेक क्या होता है, तो आते हैं चेक में। पहला है चेक। ठीक है, चेक क्या होता है, तो कहते हैं चेक एक शर्त रहित, चेक जो है वह एक शर्त रहित, ठीक है, लिखित आज्ञा पत्र होता है। लिखित आज्ञा पत्र होता है, यानी जो चेक है वह एक लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। इसमें लिखने वाला या विशेष आज्ञा देता है, इसमें लिखने वाले विशेष, इसमें लिखने वाले विशेष आज्ञा देता है, विशेष आज्ञा देता है कि वह निश्चित धनराशि का, निश्चित धनराशि का भुगतान करके, निश्चित धनराशि का भुगतान करके उसके आदेशानुसार, उसके आदेशानुसार किसी लिखित व्यक्ति को, किसी लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार, या उसके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को या वाहक को, वाहक को चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, विनिमय। हाँ रत्ना भारती, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ठीक है,
ये देखिए कि चेक क्या चीज़ है। तो चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, लेखक मतलब जो लिखने वाला है, यानी मेरा चेक है तो मैं उस पर लिख रहा हूँ। ठीक है, वही लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। और इसमें लिखने वाले विशेष आज्ञा पत्र देता है, यानी जो लिखने वाला है वो उसमें आज्ञा देता है। यानी जैसे मैं हूँ, मैं उसमें लिख रहा हूँ तो मैं आज्ञा दे रहा हूँ कि आप 1 लाख रुपए निकाल लीजिए, 10,000 रुपये निकाल लीजिए, है ना। और कहते हैं कि वह निश्चित धनराशि का भुगतान करके, वही निश्चित धनराशि जो भी धनराशि है उसके आदेशानुसार, यानी मैंने आदेश दिया तो मेरे आदेशानुसार किसी भी लिखित व्यक्ति या उसके आदेश से, यानी जैसे मैं ही किसी चेक पे, चेक है मेरे पास और मैं उस चेक को हो सकता है किसी और को मैं पैसा देना चाह रहा हूँ, मैं उस चेक पे दस्तखत करूँगा। दस्तखत करने के पश्चात उसे जितना भी पैसा देना है एक निश्चित धनराशि में लिखूँगा। उसके पश्चात मैं पीछे सिग्नेचर कर देंगे, नीचे भी सिग्नेचर होगा। और जिसको मुझे देना है, हो सकता है किसी को भी देना है, उस पर उसका हम नाम लिख देंगे तो वह उस बैंक में जाएगा, फिर बैंक उसे उतनी धनराशि को दे देती है। यानी यह चेक यही कहता है कि यह एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, यानी जो चेक है, चेक में लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। और इसमें लिखने वाले विशेष आज्ञा देता है, जो भी लिखने वाला है वह एक आज्ञा देता है कि तुम जाओ और 10,000 निकालो, 5,000 निकालो, क्या है, यह एक आज्ञा है ना। वह निश्चित धनराशि का भुगतान करके उसके आदेशानुसार किसी लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या वाहक को दे देता है। यह हमारा चेक कहलाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल बकिया चाहिए और थोड़ा सा बचेगा, उससे भी हम कल के दिन ये आपका 9वां समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग ठीक है, उसके पश्चात हम संस्कृत में अनुवाद वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप लोगों का जो क्लास है यह यूट्यूब पे स्टार्ट होगा 10:55 पे। ठीक है, इसके बाद की जो सेकंड क्लास है राकेश सर की, वह 10:55 पे यूट्यूब पे है। ठीक है, धन्यवाद।